हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड सब टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर, वो वहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसका पहले में जो है लिविंग वर्ल्ड में वो सब शायद अभी तक के लिए तो सिलेबस में नहीं है, एनटीए ने नहीं दिया है। तो अगर एनटीए बोलेगा कि हाँ सिलेबस में है, हम वो ये सब रीड करेंगे, लेकिन अभी तक तो उन लोगों ने ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. अगर तुम अपने आसपास में देखोगे तो तुमको बहुत वैराइटीज़ का लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। एक पॉटेड प्लांट हो सकता है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, तुम्हारा पेट्स, और दूसरा जानवर या तो पेड़, कुछ भी हो सकता है। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज विच यू कैन सी, ऐसा भी कुछ है जो तुम अपने नेकेड आई खाली आँख से नहीं देख सकते, लेकिन दोज आर ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड यू। If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would probably increase. अगर तुम जिस पर्टिकुलर एरिया में देख रहे हो, अगर वो एरिया ही तुम बड़ा कर दो, मतलब सपोज़ तुम 1 स्क्वायर फीट में देख रहे थे, अभी तुम 10 स्क्वायर फीट में देख रहे हो, तो एज यू हैव इंक्रीज द एरिया, तो वहाँ पे रहेगा जो तुम्हारा ऑर्गेनिज़म है, वो सब भी तुम और भी ज़्यादा वैराइटीज़ का ऑर्गेनिज़म तुमको देखने को मिलेगा। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organisms in it. अगर तुम घने जंगल में जाओगे तो तुमको और भी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स with different varieties you will be able to see. Each different kind of plant, animal, organisms that you see represent species. Different kind of विभिन्न प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ मिला के स्पीशीज़ इट फॉर्म्स। तो यहाँ पे तुमको अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे दे तो यहाँ पे डिफरेंट ना करके इफ़ दे राइट सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, दे रिप्रेजेंट स्पीशीज़, देन इट विल बी रॉन्ग। एक्चुअली एनसीईआरटी एक पतला बुक है, लेकिन अगर उसमें से हर एक क्वेश्चन को मतलब हर एक लाइन को अच्छा से ना पढ़ा जाए तो कहाँ से क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कर देगा एंड इट विल बी रॉन्ग। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कर देगा तो गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जितना डिस्क्राइब किया गया है वो 1.7 to 1.8 मिलियन है। यहाँ पे भी मिलियन के जगह मतलब ऑप्शंस विल बी सो सिमिलर दैट हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1.7 to 1.8 मिलियन, ये याद रखना। यहाँ पे बिलियन कर सकता है, यहाँ पे 17 to 18 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो जितना मैंने हाईलाइट किया है तुम लोग भी उतना हाईलाइट कर लो अपने बुक पे। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, जितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और जितना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे, धरती पे प्रेजेंट है, दोनों को मिला के बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्राइब बायोडाइवर्सिटी। We should remember here that
As we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know plants and animals in our own area by their local names. तो यहाँ पे बोल रहा है कि we should remember, हम लोग को याद होना चाहिए कि हम लोग जितना न्यू एरियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड इवन द ओल्ड वन जो हम लोग एक्सप्लोर ऑलरेडी कर चुके हैं, ये जो हम लोग का टाइमिंग है उसमें से ही एक्सप्लोर करने का जो टाइमिंग है उस टाइम के अंदर ही कितना न्यू ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई हो रहा है, वी डू नॉट नो। ठीक है, जैसे कि बोला गया है मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। वी नो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के यहाँ पे जितना फॉर्चुनेट हम लोग हैं, देखे गए हैं प्लांट्स एनिमल्स, मतलब डॉग, कैट, पिजन, एनीथिंग, और जितना टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम लोग देखे हैं, हम लोग जितना देखे हैं उन लोगों का नाम पता है, कुछ कुछ का नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है लोकल नेम्स। लोकल नेम से ही हम लोग जानते हैं। These local names would vary from place to place even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. अब देखो local names, suppose यहाँ पे जो मैंगो का ट्री है उसको हम लोग मैंगो ट्री बोलते हैं, मतलब आम को हम लोग मैंगो बोलते हैं यहाँ पे। और हम लोग जब बाहर जाएंगे, बाहर के कंट्री या तो कोई भी स्टेट, वहाँ पे आम को आम नहीं बोलता होगा, दे यूज्ड टू कॉल इट विद अ डिफरेंट नेम। हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को मैंगो खाना है, आम खाना है, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये लोकल नेम कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा और हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर। वो लोग ने क्या किया, एक ऑर्गेनिजम्स, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का एक नेम दिया गया एंड दैट नेम इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। So hence there is no confusion and this naming of organisms is called nomenclature. ठीक है, सॉरी, ठीक है, मेरे मुँह से निकल गया because I am a Bengali. See, nomenclature or naming is only possible when the organisms is described correctly and we know to what organism the name is attached to. ठीक है, this is identification. तो यहाँ पे बोल रहा है बिफोर हम लोग कोई एक ऑर्गेनिजम्स को नाम दे, इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग ये तो देखें हम लोग किस ऑर्गेनिजम्स, सपोज़ ये एक पेन है, सपोज़ ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो वी फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई नो दैट येस इट लुक लाइक दिस, इट हैज़ अ इरेजर ऑन द टॉप एंड ब्लू इन कलर, ओके, और यहाँ पे एक शार्प तुम्हारा पॉइंटेड क्या है ये जो भी है, तो ये निकला हुआ है। तो ये तो पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना चाहिए ना कि हाँ ऐसा ऐसा दिखता है, इसका ऐसा अपीयरेंस है, उसके बाद ना हम लोग नाम देंगे। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि वी फर्स्ट नीड टू सी टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच्ड टू, और यही आइडेंटिफिकेशन, दिस इज़ नोन एज आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. हर एक organisms को हर एक scientific name दिया गया। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, which are provided in International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). तो ICBN इसका फुल फॉर्म याद रखना होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर प्लांट्स के लिए ये जो साइंटिफिक नेम्स है ये किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया।
ठीक है, स्टेटमेंट में आ सकता है और ये फुल फॉर्म याद रखना। You may ask, how are animals named? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature ICZN. This full form also you need to remember. Scientific names ensure that each organism has only one name. साइंटिस्ट लोग इंश्योर करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम हो। अच्छा है, नहीं तो हम लोग को भी इतना याद करना पड़ता। Descriptions of any organism should enable the pupil in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. तो ये जो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये भी इट्स पढ़ने में तो इजी लग रहा है, लेकिन इट्स नॉट इजी बिकॉज देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और एक ऑर्गेनिज्म का बस एक ही नाम होगा एंड दैट टू यूनिक। ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता उस सेम नाम का। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components, generic name, specific epithet. तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो लोग एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं साइंटिफिक नेम देने के लिए। अब ये जो नाम है, हर एक नाम का दो कंपोनेंट है, एक तुम्हारा जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जितना भी नाम हो, देखो यहाँ पे लिखा है ईच नेम, अगर फ्यू नेम कर देगा तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विच टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो सिस्टम है जहाँ पे एक नाम का दो कंपोनेंट है, दिस सिस्टम इज टर्म्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नाम रखना या तो नाम देना, बाई मीन्स टू। ठीक है, these naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. ये जो two components में दिया गया नाम का, ये it was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ने दिया है और ये all over the world practice होता है और ये convenient भी लगा है। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific names of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while indica is a particular species or a specific epithet. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मैंगो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। ये तो एक बाइनोमियल नेम है बिकॉज इट हैज़ टू कंपोनेंट। मैंगीफेरा, ये जो मैंगीफेरा है ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा स्पीशीज़ और इंडिका मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस और इंडिका पर्टिकुलर इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल रूल्स है फॉर नोमेनक्लेचर। चलो देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। अब ये NNN जो लिखा हुआ है ये सब नीट में पूछा गया है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स है ये जनरली लैटिन में लिखा गया है। नहीं, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, मतलब इन लोगों का ओरिजिन तो नहीं, they are Latinized. Written in italics. तो biological names Latin are generally in Latin और ये लिखा जाता है italics में। They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. First word in a biological name represent the genus। जैसे बताया मैंगीफेरा इंडिका का मैंगीफेरा तुम्हारा जीनस रिप्रेजेंट करता है। सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज़।
सेकंड कंपोनेंट मतलब इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ को, ठीक है। इसको तुम याद रखना कि बायोलॉजिकल नेम्स जनरली तो लैटिन में होता है, लिखा जाता है इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इट डजेंट मैटर कि जो हम लोग ऑर्गेनिजम्स को नेम कर रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग करता है, ओरिजिन डजेंट मैटर, लेकिन ये लोग इटैलिक्स में लिखे जाते हैं ये नाम। Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. दोनों वर्ड मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ये दोनों ही जब हाथ से लिखा जाता है हैंड रिटन तो सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, इफ़ इट इज़ हैंड रिटन देन इट विल बी सेपरेटली अंडरलाइन लाइक दिस, ठीक है। ये पूरा ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, नो, इट विल बी लाइक दिस, ये गलत है। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, इनका ओरिजिन लैटिन दिखाने के लिए ये लोग इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे मैंगीफेरा का एम देखो कैपिटल। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, इंडिका का आई स्मॉल, ठीक है। नेम ऑफ द ऑथर appears आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म। एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लिन, ये जो ऑथर का नेम है, नेम ऑफ द ऑथर, ये स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, ये स्पेसिफिक एपिथेट है इसके बाद आता है और ये एब्रिविएटेड फॉर्म दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। जैसे कि मैंगीफेरा जीनस इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट, ये ऑथर का नाम कैरलस लीनियस, सो लीनियस शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, ये जो लिन करके हमने लिखा, मतलब उन लोगों ने लिखा, तो ये यही इंडिकेट करता है ये जो स्पीशीज़ है मैंगीफेरा इंडिका, ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया है बाय कैरलस लीनियस, ओके। सिंस it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. Obviously, it is impossible for all of us to study all the living organisms, ठीक है। तो इसीलिए एक प्रोसेस ढूंढा गया है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। लेट अस सी व्हाट इट इज़। It is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters. Easily observable, ठीक है, हम लोग जो बाहर से ही देख के पता लगा सकते हैं, काइंड ऑफ फिनोटिपिक यू कैन से, ऐसा कैरेक्टर देख के ही हम लोग कैटेगरीज बना के उन लोगों को सेपरेट आउट कर देंगे। मतलब ठीक है ये ऐसा दिखता है तो इट विल बी पुट इट वन ग्रुप, ओके, इसका अपीयरेंस अलग है तो इट विल बी इन डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे ही ईजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जैसे ये पेंसिल ही समझ लो, ये पेंसिल है, ये पेंसिल बस दुनिया में तो ऐसा ही पेंसिल नहीं मिलता है ना, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पेंसिल्स। सो जब हम लोग अपना कपबोर्ड या तो पढ़ाई का स्टडी टेबल हम लोग जब ठीक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल को एक जगह रखते हैं, पेन को एक जगह रखते हैं। Obviously, their appearance is different. There are different types of pencils, different brands of pencil available in the market. But yes, it falls under the category of pencil, which is why we kept in separate place. और pens भी हम लोग ऐसे रखते हैं. Eraser also, there are different kinds of shapes of eraser found. Like that. That is known as classification. हम लोग classify करते हैं. Okay, next. For example, we easily recognize groups such as plants, animals, or dog, cats, insects. The moment we use any of this term, we associate certain characters with the organisms in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats.
Now, if we are to think of Alsatians, we know that we know what we are talking about. हम लोग easily रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्लांट्स क्या है, एनिमल्स क्या है, ये सब देख के ही हम लोग बता सकते हैं क्या इंसेक्ट्स है, क्या कैट्स डॉग्स, हम लोग बता सकते हैं। जब भी हम लोग कोई भी एक टर्म यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग का दिमाग में उसका कैरेक्टर्स आ जाता है, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग बोलेंगे कि डॉग, तो डॉग बोलते ही हम लोग के दिमाग में एक डॉग का ही पिक्चर आएगा, नॉट एल्सेशियंस, ठीक है। तो हम लोग जब बोलेंगे लायन, तो दिमाग में लायन का ही पिक्चर आएगा कि लायन ऐसा दिखता है, उसका दांत ऐसा है। हम लोग थोड़ी तब डॉग या कैट के बारे में सोचेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears, body hairs. Likewise, in plants, if we try to talk about wheat, picture in each of our minds will be wheat plants, nor of rice or any other plants. Hence, all this dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. ये सब हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं और हर एक को सेपरेट जगह में प्लेस करते हैं। Here you must recognize that taxa can indicate, ओके ये पोर्शन ना मैं छोड़ रही हूँ, टैक्सा क्या होता है ये पोर्शन मैं अभी के लिए छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हो जाएगा मतलब नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट दिस 3-4 लाइन्स, ओके। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स में ही कैरेक्टर उस पर बेस करके all living organisms can be classified into different taxa. Process of classification is taxonomy. एक तो हो गया क्लासिफिकेशन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो हम लोग देख सकते हैं, उस पे जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन। ये प्रोसेस, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट। देखो this portion I will be discussing again, okay, no need to worry. Process ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं बता दूँ कि टैक्सोनॉमी को ना दो टाइप में डिवाइड किया गया। दैट वन इज़ क्लासिकल दैट इज़ ओल्ड एंड अनदर वन इज़ मॉडर्न। क्लासिकल के अंडर में हम लोग सिर्फ मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं, और जो मॉडर्न है उसमें मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम लोग एंड मॉर्फोलॉजी दैट इज़ एक्सटर्नल फीचर्स, एनाटॉमी इंटरनल फीचर्स, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ही तुमको लर्न करना होगा, नो चॉइस। Characterization, identification, classification, nomenclature, these are the process that are basic to taxonomy. अगर बोलेगा कि what are the process that are basic to taxonomy, तो you need to remember characterization, CICN. This is how I remember. Characterization, identification, classification, nomenclature. C. Taxonomy, CINC, characterization, identification, nomenclature, classification. Easy. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organism, particularly with reference to their own use. ठीक है, टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है। हम लोग वी आर ऑलवेज बने willing to know more and more about various kinds of organisms. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, shelter. एकदम अर्ली डेज में क्या होता है, हम लोग जो क्लासीफाई करते हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, फूड, खाना, क्लोथिंग, कपड़ा और शेल्टर।
ये तीनों चीज़ हम लोग क्लासीफाई करते थे। अभी और भी क्लासिफिकेशन एज वी आर प्रोसीडिंग, तो हम लोग और भी ज़्यादा क्लासीफाई कर रहे हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो systematic words है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम लेटिन वर्ड सिस्टेमा, जिसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हीज पब्लिकेशन। कैरलस लीनियस उनका ये सिस्टेमा नेचुरे टाइटल यूज़ किया है ऑफ हिज पब्लिकेशन। स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड, अब सिस्टमैटिक्स के अंडर में ही आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, ये सब भी इंक्लूड किया गया। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। इवोल्यूशनरी मतलब फाइलोजेनी। ठीक है, अब यहाँ पे एज सिंपल में देख लो, सिस्टमैटिक्स मतलब CINC यू नो ऑल दिस, CINC प्लस फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी, ये दोनों मिला के ही सिस्टमैटिक्स बोला जाता है। और इम्पॉर्टेंट तो ये लाइन है विच आई हैव हाईलाइटेड। ओके, अभी के लिए इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय। Bye bye, see you in the next video.